फ्यूचर में आईएएस अधिकारी कैसे होंगे और उनको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ेगा जब एआई आ गई है। तो आने वाले समय में एआई, एमएल, ब्लॉकचेन, इनको समझना पड़ेगा, प्रशासन में यूज़ करना पड़ेगा। गुड टच और बैड टच के बारे में ये आपके दिमाग में कैसे जर्मिनेट हुआ, आपने उसको शुरू करते समय क्या सोचा और अब आप इसको कैसे कर रहे हैं? अब वो आपके हाथ में है कि आप उस मुद्दे को समझ के उसको सही डायरेक्शन देने के लिए अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को अच्छा बनाएं। कुछ लोग उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे, इस धारणा को कैसे दूर करें? ये मोरल पुलिसिंग है या उनको बचाने का प्रयास है? मॉरल पुलिसिंग का मतलब बच्चा कुछ भी हरकत कर रहा है या उसको कोई गलत काम के लिए फुसला रहा है और आप कुछ भी नहीं बोले और आप कह रहे हैं कि या मैं मॉरल पुलिसिंग नहीं करता हूँ, आप पेरेंटिंग नहीं कर रहे। नमस्कार दोस्तों, ये है डिटॉक्स पावर्ड बाय कुदरत स्टूडियो। व्यूअर्स, आप सबको नवरात्र स्थापना की शुभकामनाएं। और देश में चल रहे हैं नवरात्रे यानी माँ की पूजा के दिन। हमारे देश में परंपरा रही है माता की पूजा की, महिलाओं की पूजा की, हमारी माँ की पूजा की। माँ जो रूप है इस पृथ्वी का, माँ रूप है एक बेटी का, माँ निभाती है बहुत सारे रिश्ते, और माँ रूप है छोटे छोटे बच्चों का जो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन आज के युग में, सोशल मीडिया के युग में, कुछ ऐसी मानसिक विकृतियाँ हमारे समाज में पैदा हो गई हैं जो माँ के सम्मान को और उन छोटे छोटे बच्चों के सम्मान को गिरा रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइल्ड एब्यूज़ और गर्ल फीटिसाइड जैसी समस्याओं की, जो हमारे समाज को दूषित कर रही हैं। चाइल्ड एब्यूज़ को कैसे दूर किया जाए, बच्चों को कैसे सिखा दिया जाए कि बैड टच क्या होता है, इससे बचिए। समाज को कैसे जागरूक किया जाए गर्ल फीटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या के प्रति। ऐसे ही एक संवेदनशील अधिकारी, ऐसे ही संवेदनशील आईएएस अधिकारी श्री नवीन जैन आज हमारे स्टूडियो में हैं, जो वर्तमान में राजस्थान के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी होने के बावजूद भी बच्चों के प्रति इतने संवेदनशील अधिकारी कम ही देखने को मिलते हैं। मैं स्वागत करता हूं आईएएस श्री नवीन जैन का। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नवरात्र स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा सर कि हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक बच्चा है नवीन नाम का। उस नवीन नाम के बच्चे में आईएएस बनने की ललक कहाँ से शुरू हुई, ये जानना बच्चों के लिए भी और हमारे यूथ के लिए भी ज़रूरी है। कुछ बताइए सर। नवीन नाम के बच्चे में आईएएस के लिए कभी कोई सपना नहीं था। यहाँ पर आज ये बात मैं बताना चाहूँगा। मेरा सपना था कि मैं कुछ भी करूँ, मतलब यूज़फुल होना चाहिए। एक बच्चे की सोच उतनी होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं सोचता। जैसा कि इस देश में रिवाज है 10th के बाद स्ट्रीम चुनने का, मुझे लगता है कि लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है। और एजुकेशन से आप जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि 11th क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। 11th में लिया हुआ वो डिसीज़न जो 10th के रिजल्ट के बाद हम लेते हैं, पूरी ज़िंदगी उससे चलती है। अगर आपने वो 15-16 साल की एज में डिसीज़न अच्छा ले लिया या सोच समझ के ले लिया, तो पूरी लाइफ में आप क्या कहलाएंगे वो उस पर डिपेंड करेगा। और अगर उस डिसीज़न में कोई गलती आपने कर दी तो फिर आप सारी उम्र ये दुख करते हैं कि काश मैं उस समय ये कर लेता। तो मैंने 10th के बाद कॉमर्स लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कॉमर्स और अकाउंटेंसी में इसलिए अच्छा कर पाऊँगा क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ। इससे ज़्यादा सोच मेरी नहीं थी। और मैंने जब कॉमर्स अकाउंटेंसी करते करते बीकॉम किया चंडीगढ़ से और कंपनी सेक्रेटरी भी किया, फिर मैंने मास्टर ऑफ फाइनेंस किया, तो पूरी तरह से मेरा विज़न ये क्लियर था कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाऊंगा, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ठीक रहूँगा। मैं फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकूँगा। और 2000 ये मानिए 96 से लेके 2000 के बीच में मैं प्राइवेट सेक्टर में रहा भी। अच्छा जी, तो मैंने 4 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, चाहे एज ए ट्रेनी किया, फिर एज ए प्रॉपर कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन किया। और उसी दौरान मेरे दिमाग में ये बात आई कि शायद मैं केवल एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करने के लिए नहीं बना हूँ, शायद मैं एक एग्ज़ाम की ट्राई कर सकता हूँ, जो मेरे पिताजी बचपन से मुझे कहते तो थे लेकिन मैं मानता नहीं था, या मेरे दोस्तों का विश्वास था कि नवीन तुम उस तरफ जा सकते हो। तो मैंने 99 में पहला एग्ज़ाम लिख दिया। मैंने कहा कि मैं इतनी वो है तो मैं 99 में एग्ज़ाम लिख देता हूँ। 99 में जब मैंने एग्ज़ाम लिखा तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने फॉर्म पहले भरा और आईएएस के बारे में जानकारी बाद में प्राप्त की, क्योंकि दिसंबर 98 में मैंने फॉर्म भरा। तो जो 99 में प्री और मेंस हुए वो मेरे क्लियर हो गए और मैंने 2000 में इंटरव्यू दिया
और मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, या कह लीजिए ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। लेकिन उन 2-3 सालों में भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था, और उन सालों में आईएएस आईपीएस और अन्य सेवाओं में जो सेवाओं में लिए जाने का जो कोटा था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया था। तो आप पता करेंगे तो वो साल उन्हीं सालों में से था। तो मेरा फाइनल लिस्ट में कहीं नाम नहीं था। अगले साल भी सीटों की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन अगले साल मुझे अपने फेलियर से सीखने का मौका मिला कि मैं क्यों फेल हुआ पहले साल में, इंटरव्यू देने के बावजूद फाइनल सूची में मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो मैंने थोड़ी मेहनत ज़्यादा की, और मुझे खुशी है कि 2000 का एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ, 2001 बैच आईएएस मुझे मिला, राजस्थान काडर मुझे मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस स्ट्रीम को चुन लें आप उस स्ट्रीम के साथ चिपक जाएं, लेकिन वो स्ट्रीम, मुझे अपनी 24 साल की नौकरी मेरी हो गई 2001 बैच से, आज 2025 है। 24 साल में मुझे मेरी स्ट्रीम ने बहुत मदद की है। ऐसा नहीं है कि यार इन्होंने कॉमर्स मैनेजमेंट लिया तो कॉमर्स बैकग्राउंड ने मदद की। कॉमर्स बैकग्राउंड ने मेरी बहुत मदद की है, और अब मैं फाइनेंस में हूँ तो मैं बता ही नहीं सकता कि इससे कितनी मदद मिलती है, क्योंकि आपके दिमाग में आपकी 7-8 साल की पढ़ाई तो रहेगी, +1 +2 बीकॉम, कंपनी सेक्रेटरी, एमएफसी। तो उन 7-8 ईयर में जो भी मैंने सीखा वो मेरे बहुत काम आता है, और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा पार्ट रहा। तो बस मैसेज ये है कि कभी ये मत सोचिए कि अगर एक पर्टिकुलर लाइन में हमारा कुछ बैठ नहीं रहा है तो हम कोई और लाइन चुन नहीं पाएंगे। भगवान ने आपके लिए कई बार और बड़ा चुनाव हो सकता है, तो यू नीड नॉट वरी। मैंने अब जब आपके बारे में रिसर्च की, जब आपका प्रोफाइल देखा या कुछ आपके वीडियोस देखे, आपने बहुत सारे संवेदनशील काम किए हैं, खासकर समाज के लिए। गर्ल फीटिसाइड के बारे में आपके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए आपने, उसको रोकने की कोशिश की। उसके बाद आता है दौर कोरोना का, जब आप रोडवेज के सीएमडी थे। बहुत सारे मज़दूरों को राजस्थान से दूसरे स्टेट्स में ले जाना था, दूसरे स्टेट्स में से यहाँ लेके आना था। और तीसरी जो आपकी जो मुख्य भूमिका रही वो है बच्चों के लिए, खासकर चाइल्ड एब्यूज़ को रोकने के लिए, बच्चों को एजुकेट करना, पेरेंट्स को एजुकेट करना और सोसाइटी को एजुकेट करना। तो मैं बात सर यहीं से शुरू करूँगा कि आपका जो इनिशिएटिव है स्पर्श, गुड टच और बैड टच के बारे में, ये आपके दिमाग में कैसे जर्मिनेट हुआ? आपने उसको शुरू करते समय क्या सोचा, और अब आप इसको कैसे कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपने मुझे ये कहा कि मैंने बहुत सारे संवेदनशील मुद्दों पे काम किया, चाहे वो फीमेल फिटिसाइड था मेडिकल डिपार्टमेंट में, चाहे वो कोरोना के समय मजदूरों की मूवमेंट में मेरी कोई भूमिका है। मैं यहाँ पर ये बात बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये सारे रोल मुझे इसलिए मिले क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में काम करता हूँ। एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जो बहुत मजबूत है। हम लोग कई बार इस बात को समझें कि अगर कोई भी अधिकारी कोई अचीवमेंट कर पा रहा है, उसमें गवर्नमेंट की उस मोबिलाइजेशन पावर का बहुत बड़ा रोल है। अब वो आपके हाथ में है कि आप उस मुद्दे को समझ के उसको सही डायरेक्शन देने के लिए अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को अच्छा बनाएं, अपनी टीम को प्रेरित करें कि देखो यार, वैसे तो हम रूटीन में सब काम करेंगे, लेकिन ये एक मुद्दा मुझे लगता है कि इस पर हम ज़्यादा जोर लगा के काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से हम कर पाए, लेकिन पूरी जो सफलता है उसमें बहुत बड़ा श्रेय हमारी उस समय की सरकारों को जाएगा, हमारे आसपास की टीम को जाएगा। मैं केवल उसमें एक भूमिका निभा सकता था, जो शायद वक्त मेरा अच्छा था तो मैंने निभाई है। वो आपने एक जो रोड मैप उनको बना के दिया, उस पर चलने से वो सक्सेस में। मैं समझता हूँ कि रोड मैप भी सरकारों में होता है। उस रोड मैप को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उस पर चलना पड़ता है, और सरकार आपको एक बड़ा फ्रेमवर्क देती है। उसके बाद आप अपनी, जिस वजह से आपको हायर किया जाता है, जिस वजह से आपको चुना जाता है, तो उसी फ्रेमवर्क को यूज़ करके उसके अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको अपना ब्लड, अपना फ्लैश, अपना जो भी तन मन धन से आप कर सकते हैं वो आप डालते हैं, तो वो स्केलेटन जो है लाइव हो जाता है। तो ये पूरी वैल्यू उसकी भी है। तो मैं आपको स्पर्श के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि करंटली हम लोग स्पर्श पे काम कर रहे हैं। तो एक तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि स्पर्श जो प्रोग्राम है, इसकी एक अच्छी बात यह है कि ना तो ये कोई एनजीओ ड्रिवन प्रोग्राम है। हमने कोई एनजीओ या कोई ऑर्गेनाइजेशन का गठन या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, और यही एक सबसे अच्छी बात इसलिए है क्योंकि लोगों को प्राय एनजीओ वर्ड सुनकर या संगठन वर्ड सुनकर एक डाउट होने लगता है कि शायद कोई और काम होता होगा। तो हम लोग एक वॉलंटरी मूवमेंट है जो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से आपस में जुड़े हुए कुछ उत्साही लोगों का ग्रुप है। हमने 2019 में अगस्त में इसको शुरू किया, क्योंकि हमें लगा कि उस समय के अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में लगातार ये देखने में आ रहा था कि छोटे बच्चों के साथ, चाहे वो 2 साल का लड़का हो, चाहे वो 5 साल की बच्ची हो, चाहे वो 11 साल की एक थोड़ी सी बड़ी बच्ची हो, सबके साथ कहीं ना कहीं बैड टच हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, या उनके जो बेसिक मानवाधिकार है उनका हनन हो रहा है।
अब बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी डिपार्टमेंट में नहीं होते हैं, तो या मैं कहूँगा कि इवन नागरिकों को भी आप पूछेंगे, बड़ा देख के दुख होता है कि कोई समस्या समाज में होती है तो नागरिक तुरंत उसका विभाग ढूंढ लेते हैं और उसके ऊपर लानत भेजने लगते हैं। इस डिपार्टमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि जिम्मेदार नागरिक की ड्यूटी ये भी होती है कि क्या मैं समस्या का पार्ट तो नहीं हूँ। अगर सरकार सोल्यूशन नहीं कर रही है तो आपको कहने का डेमोक्रेसी में पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन अगर मैं नागरिक के तौर पे समस्या बढ़ाता हूँ तो मुझे वो भी देखना चाहिए। तो मैंने ये काम नहीं किया कि अखबारों में खबर आ रही है दुष्कर्म की या कुकर्म की, तो हम उस पर चुपचाप ये बोल दें अरे यार बड़ा बुरा हुआ। हम लोगों ने तय किया कि इसको ठीक करने का तरीका क्या हो सकता है। तो हमने देखा कि कुछ लोग बहुत छोटे छोटे प्रयास आसपास कर रहे थे। दिल्ली में कोई एक एनजीओ छोटा मोटा प्रयास कर रही थी बेचारी, मैंने उसका काम को स्टडी किया। वो स्कूलों में जाते थे, बस्ती में जाते थे, जहाँ भी उनको 50-100 बच्चे मिल गए उनको वो समझाते थे। मैंने उनसे संपर्क किया, फिर मुझे लगा कि उनका मॉडल राजस्थान में अडॉप्ट करने के लिए इसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि हर जगह की परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग हैं। कल्चरल डिफरेंस भी है, सोच समझ का फर्क भी है, एक एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द जो है वो दिल्ली के स्कूल्स में बोलना बहुत संभव हो सकता है, लेकिन राजस्थान के किसी ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल में उसको थोड़ा आपको चेंज करके बोलना पड़ सकता है, क्योंकि लोग उसको गलत तरीके से ना ले लें। क्योंकि जब हम बैड टच की बात कर रहे हैं, दुष्कर्म की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही संवेदनशील मामला है, तो अपने को बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कुछ बेस लिया, उसके बाद 2-3 साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े, 2-3 डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े, और हमारी सारी टीम ने मिलके ये तय किया कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर जगह पुलिस या आर्मी नहीं लगा सकते। दुनिया में हर जगह सीसीटीवी भी नहीं लगा सकते। देखिए आज सीसीटीवी सस्ता हो गया है, लेकिन सीसीटीवी लगाने का फायदा तब है जब आप मॉनिटर कर सके स्क्रीन के ऊपर कि क्या चल रहा है। इतनी मैन पावर या इतना पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के हर बच्चे को सजग बनाना पड़ेगा उसकी एज के हिसाब से। अगर बच्चा 5 साल से कम उम्र का है, देखिए बहुत डिफिकल्ट है कि हम उसे क्लासरूम में बता सकेंगे ऐसी बातें। यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवार वालों की जिम्मेदारी है कि वो जब परिवार में बच्चा बड़ा हो रहा है, आप उसको नहला रहे हैं या कपड़े पहना रहे हैं, उस समय कुछ बेसिक बातें आप समझाइए, एडुकेट करिए, करना चाहिए। हम जब बच्चे थे तो उस समय थोड़ा सा पता नहीं क्यों स्टिग्मा इस चीज़ के ऊपर था। समाज में कुछ ऐसे टैबू डेवलप हो गए हैं कि ना तो वो करिकुलम का पार्ट बन पाते हैं, ना सिलेबस का पार्ट बन पाते हैं। बिल्कुल सही। जो ये टैबू और ये जो स्टिग्मास हैं अननेसेसरी के, ये विकृत मानसिकता वाले को पता है कि बच्चे को ये नहीं बताया होगा या बच्चे को ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे बताई होगी। आप सोच के देखिए कि जो गैप आप क्रिएट कर रहे हैं बच्चों की समझ में, उसी का फ़ायदा वो आदमी सीधा सीधा उठा रहेगा। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि स्कूल क्यों इसका बेस्ट मीडियम है। अब स्पर्श का मतलब है स्कूल सेशंस। कोई ये कह सकता है अरे सेशन लेने से कौन सी दुनिया सुधरी है। मैं तो ये मानता हूँ कि सेशन लेने से दुनिया सुधरी है, क्योंकि स्कूल में ही मैं तो ABCD पढ़ा, वहीं से मैं ANR सीखा और वहीं से मैंने गिनती सीखी और उसके बाद मैंने मैथमेटिक्स, साइंस और पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, लेकिन वो समझ मेरी डेवलप करने का एक तरीका था। तो हमारे सेशन को भी हमने लगभग 1 घंटे का इस तरह से डिज़ाइन किया है कि 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को हम एक कैटेगरी मानने लग गए। आप ये मान के चलिए पहली क्लास से 8वीं क्लास, रफली 7वीं 8वीं क्लास एक कैटेगरी मान लिया। वैसे भी आप जानते हैं कि 12-13 साल के बाद बच्चे की समझ विकसित होने लगती है और उसे बहुत सारी बातों का पता लगने लगता है। तो हमें ये लगा कि अगर हम 5 से 12 साल के बच्चे को जो पहली से 8वीं क्लास के बीच में पढ़ता है, अगर हम इस बच्चे को 1 घंटे के लिए कुछ बेसिक बातें बताएं और 3 महीने के गैप से और फिर 6ठे महीने के गैप पे एक बार रिपीटिशन कर दें, तो जो पहली क्लास से 5वीं क्लास का बच्चा है उसको अगर 2 या 3 रिपीटिशन मिल गए तो उसके दिमाग में कुछ सर्टेन रूल्स बैठ जाएंगे कि ये मेरे लिए सही नहीं है। तो हम वो बातें अगर बच्चे के दिमाग में बिठाएंगे तो वो बैठती हैं, क्योंकि आपको भी पता है आपकी एजुकेशन में, अभी आप लोग FLN पे काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 6 to 8 का जो ब्रेन है वो सबसे ब्रिलियंट टाइप ऑफ ब्रेन होता है, सबसे फर्टाइल ब्रेन है। अगर आपने 6 से 8 के दिमाग में कुछ डाला है, बहुत चांस है कि वो उम्र भर चलेगा, इसीलिए FLN आया। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जब पूरी एजुकेशन की पॉलिसी ये मानती है कि ये सबसे प्रोडक्टिव एज ग्रुप हो सकता है फॉर लाइफ लर्निंग, तो हम यहाँ पर क्यों इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो बच्चा 9, 10, 11, 12 साल का है उसकी समझ वैसे ही विकसित हो चुकी है, उसको कुछ एग्जाम्पल देने से बात समझ में आ जाएगी। तो हमने निकाला स्पर्श सेशन फॉर किड्स।
तो उसमें हमने 5 से 11-12 साल तक के बच्चों को कवर करना शुरू किया, 8 तक के बच्चों को कवर किया। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि हम उनको कुछ 7 तरह की टिप्स बताते हैं, है ना, 7 तरह की टिप्स बताते हैं। पहले हम लोगों ने 3 से शुरू किया, 2019 में हम 3 टिप बताते थे कि बच्चों अगर आप ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई आपको गंदे अंकल आंटी टच नहीं कर पाएंगे। वो धीरे धीरे 5 हो गई, फिर हमने 6ठी 7वीं पिछले 1 साल में डेवलप की। और एड ऑन कौन करा रहा है आपको ये भी मैं बता दूं, एड ऑन कराती है सोसाइटी, हमारा समाज, नई नई दुर्घटनाएं, नई नई खबरें, वो हमारा एडिशन कराती हैं। और देखिए कोई भी प्रोग्राम स्टैटिक नहीं हो सकता। अब ये कोई सिलेबस तो है नहीं, या कोई यूनिवर्सिटी और बोर्ड ने सिलेबस बनाया है, ये तो डायनेमिक है। जैसे जैसे दुनिया में विकृत मानसिकता वाले लोग नई नई टेक्नोलॉजी के आने पे सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए नए तरीकों से बच्चों को बैड टच करने का प्लान बनाएंगे, वैसे वैसे हमें भी विकसित होकर उसके टिप्स बनाने पड़ेंगे। वो ये साइबर क्राइम में विकृत मानसिकता का ही परिणाम विकृत मानसिकता का प्रतीक है। अब साइबर क्राइम अगर पैसे से रिलेटेड है तो माँ बाप को ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर वो बच्चे को छेड़ने से संबंधित है तो उस बच्चे को फर्क पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आपने साइबर क्राइम किस तरह का परफॉर्म किया है। तो ये कुल मिला के हम जो 7 तरह की टिप्स बताते हैं, हमने उसके ऊपर एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है और एक मूवी बनाई हुई है 5 मिनट की। और हम जब 1 घंटे के अंदर बच्चों को वो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, करीबन 15 स्लाइड्स और 5 मिनट की मूवी रिफ्रेश करने के लिए, तो काफ़ी हम देखते हैं कि बच्चों में फ़र्क है। फिर हमारे जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, हम उनको कोई पेमेंट नहीं करते और ना ही वो स्कूल से कोई पेमेंट लेते हैं। तो हमारा मॉडल बहुत ही सीधा सच्चा मॉडल है। तो लोग हमें बुला के खुश होते हैं। नंबर 1, उनको पता है कि इसमें जितने भी वॉलेंटियर जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे किसी नौकरी से जुड़े हुए नहीं है, अपने मन से अपना खर्चा करके आते हैं। तो उनको कोई टारगेट अचीव नहीं करना है कि मुझे 2000 बच्चे मैदान में बिठा के दीजिए। आप अगर 200 बच्चे हैंडल कर सकते हैं तो 200 का ही करिए। अगर आप 400 को हैंडल कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 400वें बच्चे की समझ में आना चाहिए। नंबर गेम में नहीं जाना है। फिर अगली बात हम हमारे वॉलंटियर्स को ये भी सिखाते हैं कि आप स्कूल से किसी तरह की एक्सपेक्टेशन मत रखिए, सम्मान करेंगे, सोविनियर देंगे या अखबार में खबर आएगी। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि पिछले 6 साल से राजस्थान में लगभग 20 लाख के करीब बच्चों, टीचर, पेरेंट्स तक ये प्रोग्राम पहुंच चुका है। अगर ये मीडिया में इसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही होती तो लोगों के लिए ये सरप्राइज़ नहीं होता। लेकिन सरप्राइज़ इसीलिए है कि हम अपने वॉलंटियर्स को ये कहने की कोशिश करते हैं कि अननेसेसरी मीडिया लाइमलाइट के लिए इसमें आने का प्रयास नहीं करें। अगर आप जेन्युइनली 1 घंटा अपनी लाइफ का सेशन में दे सकते हैं तो यू आर वेलकम। वरना मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम से गए हैं, लेकिन हमारे साथ वही लोग रह सकते हैं जिनका निस्वार्थ वॉलंटियरिज्म की भावना से काम करने का मकसद है। तो स्पर्श इज़ वॉलंटियरिज्म। तो ये जो सेशंस हम स्कूलों में लेते हैं, इसमें मैं स्कूल उनको तय करके नहीं देता हूँ। मैं आपको एक बात और बता दूँ, वो उनको लगातार कोशिश करनी पड़ती है। वो स्कूल को बताते हैं हम पहले सेशन ले चुके हैं, हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियोस पुराने सेशंस वो दिखाते हैं। फिर आगे आपका कन्विक्शन है कि आप लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है, लोग जब 10 जगह ट्राई करते हैं, 5 जगह उनको हाँ मिलती है, 3 जगह सेशन होता है, वो भी एक लर्निंग फेज वो भी एक लर्निंग फेज है। और फिर वॉलंटियरिज्म का मतलब क्या है? वॉलंटियरिज्म का मतलब है कि आपको ना भी सुनने की आदत होनी चाहिए और आपको सम्मान की भूख नहीं होनी चाहिए। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 6 साल में हमारी क्वाइट अच्छी रीच है, बाय माउथ पब्लिसिटी है, या कभी कभी जैसे आपकी तरह आपके पॉडकास्ट के माध्यम से नए लोग जब जुड़ते हैं तो उनको पता लग जाता है। हम आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी नीचे कुछ नंबर पब्लिश कर देंगे और अपना फेसबुक और इंस्टा का एड्रेस बता देंगे। तो जिन लोगों को रुचि है कि मेरे पास शनिवार के दिन, मैं शनिवार की बात ज़रूर बता दूं कि बहुत सा आपका सवाल भी था कि बिजी होने के बावजूद आप समय कैसे निकालते हैं। तो 5 दिन में सरकार के लिए वर्किंग डे मेरे रहते हैं। कई विभागों में शनिवार भी नहीं मिल पाता है, उनमें से फाइनेंस भी एक विभाग है। लेकिन अगर आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं तो आप अपने काम को इस तरह से कर सकते हैं कि आप 4 से 5 घंटे शनिवार के दिन निकाल सकते हैं। और शनिवार की एक अच्छी बात ये होती है, स्कूल खुले होते हैं। स्कूल खुले होते हैं तो शनिवार को आपकी छुट्टी है, ऑफिशियली स्कूल खुले हैं, तो आप अपने वॉलंटियर्स के साथ, खुद के साथ प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये निकलता है, कई बार स्कूल की टाइमिंग इस तरह की भी होती है कि ऑफिस जाने से पहले हम स्कूल में जाके एक सेशन ले सकते हैं। और कई बार छुट्टी का ऐसा भी बैठ जाता है कि सरकार में छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी नहीं होती है नेसेसरली, तो स्कूल सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होता है उस दिन, तो वो वाले ओकेजन्स भी होते हैं। और कुछ हमारे वॉलंटियर ऐसे भी हैं जो नौकरी में नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है या फिर हाउस वाइफ्स हैं, तो वो तो बाकी दिन भी कर लेते हैं सेशन।
वॉलेंटियरिज्म में एक बार थोड़ा सा मैंने देखा है कि हेजिटेशन होता है। एक बार कोई आदमी इंडिपेंडेंट सेशन लेना शुरू करता है तो अगली बार वो स्कूल खुद ढूंढने के लिए जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले वो आधा सेशन लेगा, कई बार वो केवल लैपटॉप पे बटन ही दबाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसे कॉन्फिडेंस आता है। एक लर्निंग फेज में आपके अनुभव के साथ भी सबके लिए लर्निंग है, और फिर एक मॉडल बना ना, देखिए इसका, इस मॉडल में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, इस मॉडल में हम कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मैं मेरा काम को हार्म करके ये काम करूं। हमने तो लोगों को ये बताया है कि आपके पास शनिवार के दिन कुछ समय हो सकता है, महीने में 10 घंटे कौन नहीं निकाल सकता समाज के लिए, अगर चाहे तो। आप पेड़ लगाइए, प्लास्टिक के खिलाफ काम करिए, पोल्यूशन के खिलाफ काम करिए, किसने रोका है आपको? मैंने बैड टच को चुना है कि मैं बैड टच के खिलाफ काम करूंगा। तो सैटरडे फॉर सोसाइटी एक कंसेप्ट निकल के आया, सैटरडे फॉर सोसाइटी, ठीक है ना। तो सैटरडे फॉर सोसाइटी और उसके अंतर्गत स्पर्श अभियान, और स्पर्श अभियान के तहत प्राइवेट, गवर्नमेंट, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, शहरी, ग्रामीण सभी प्रकार के स्कूलों में सेशन करना। और अब हमारे वॉलेंटियर कई बार स्लम्स में भी जाते हैं, रोड साइड के बच्चों में भी जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है ये देख के कि वो 10-15 बच्चों को बिठा लेते हैं, और जहाँ पर जिस स्कूल में या जिस गैदरिंग में कंप्यूटर या प्रोजेक्टर अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पर हमने बड़ी बड़ी फ्लैक्सी सीट छपवा ली है। तो 4 फ्लैक्स सीट का एक सेट होता है, 2 बच्चे उसको पकड़ के खड़े हो जाते हैं, बच्चे उनको सीख लेते हैं। तो अगर आपको कोई काम करना है तो बहुत सारे तरीके हैं, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। तो एस फॉर सोसाइटी, एस फॉर सैटरडे एंड एस फॉर स्पर्श, ये 3 बातें हो गई। सर आपने चर्चा की कि 7 वो तरीके जिनसे बैड टच से बचा जा सकता है। मैं आऊँगा इस क्वेश्चन पे कि आप इसके बारे में कुछ बता सकें। बिल्कुल, देखिए जितने भी पेरेंट्स, टीचर्स या फैमिली से जुड़े हुए लोग या इवन बच्चे भी अगर मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज की परिस्थितियों में किन किन तरह से आपके बच्चे को एक स्ट्रेंजर या घर का आदमी, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा आपको कि अनफॉर्चुनेटली हमारे डाटा ये कहते हैं कि इंडिया में घर के लोग, जान पहचान के लोग ज़्यादा बैड टच करते हैं। यानी कि 100 में से अगर मैं ये कहूँ कि 70 घटनाएं जान पहचान के लोग कर रहे हैं। विसिनिटी में वो लोग रहते हैं। जी, मतलब खतरे की बात यहाँ ये है कि स्ट्रेंजर तो 30% हो सकते हैं, लेकिन उस विसिनिटी में रहने वाले, घर के अंदर रहने वाले विश्वसनीय लोग, सीनियर लोग बच्चों के साथ ये कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे बच्चे की सिक्योरिटी को पैक कर दें और उसके आसपास एक सेफ्टी सर्कल बिल्ड कर दें। तो जो सेफ्टी सर्कल हम बिल्ड करेंगे वो 7 टेक्निक से या 7 टिप से बिल्ड किया जा सकता है, और मैं वो बताना चाहूँगा। और हमारे पेज पर हमने इन 7 टिप्स को धीरे धीरे डाला भी है वीडियोज़ के माध्यम से। सबसे पहले बच्चे को ये बताइए कि ये बॉडी उसकी है, ये शरीर माता पिता या फैमिली का नहीं है, ये उसका है, भगवान ने उसको दिया है। तो नंबर 1, बॉडी के 4 ऐसे पार्ट्स हैं, अगर कोई भी हमारा जान पहचान का व्यक्ति या आउटसाइडर बात करते हुए, दुलार करने के नाम पर, प्रशंसा करने के नाम पर उनको बार बार टच कर रहा है, तो उनके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, सिग्नल है। होंठ यानी कि लिप्स, चेस्ट यानी कि छाती, आगे की तरफ हमारे प्राइवेट पार्ट, और पीछे की तरफ कमर के नीचे हमारे बॉटम्स। आप ये 4 बातें, मैं तो चाहूँगा कि जब आप इसको दिखाएं तो आप ये डायग्राम दिखाइए, जो कि ये डायग्राम दिखाइए कि शरीर के 4 पार्ट का ये डायग्राम दिखाइए, ताकि बच्चों के दिमाग में छप जाए। क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन और मूवी में हम ये दिखाते हैं, बच्चे एक बार हंसते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, लेकिन इसको बताने का कोई और तरीका नहीं है। तो हम बच्चों को बताते हैं कि अगर कोई ये 4 पार्ट्स टच कर करके आपसे बात कर रहा है, बार बार वो टच करेगा, कोशिश करेगा कि आपके इन्हीं पार्ट्स को टच करे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इन 4 पार्ट्स को टच करने का यदि कोई रीज़न है तो मैं समझ सकता हूँ। आप एक डॉक्टर हैं, बच्चे के बॉटम पे चोट लग गई, तो टच करने का रीज़न बनता है बिकॉज आपको इलाज करना है, इंजेक्शन लगाना है, पट्टी बांधनी है, कोई भी चीज़ है। आज डॉक्टर को तो कुछ भी इलाज करने के लिए ऑपरेट भी करना होता है, तो ही कैन डू एनीथिंग अबाउट दिस। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि चोट मेरे हाथ पे लगी है तो मेरे बॉटम्स चेक हो रहे हैं। तो रीज़न होना चाहिए उस पार्ट को टच करने का। दूसरी टिप, 3 जगहों से बच्चों को थोड़ा सा सावधान करना जरूरी है, छोटे बच्चों को, पर्टिकुलरली जो 4 साल से 8-9 साल के बच्चे हैं। पब्लिक गार्डन, पब्लिक पार्क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये तीनों जगह ऐसी होती हैं जो बच्चों को एक्साइट करती हैं, और बच्चे ये रीज़न ले लेते हैं मेरे दोस्त भी यहाँ जाते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों जगहों के बारे में श्योर नहीं है, श्योर नहीं का मतलब आप एक ऐसी पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं हाईवे पे जो इससे पहले आपने कभी इस्तेमाल नहीं की, एक ऐसा पब्लिक पार्क जिसमें आप पहले कभी खुद नहीं गए, एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन जिसके बारे में कोई श्योर नहीं है कि ये कितनी जगह रुकेगा।
मैं इन तीनों जगह के बारे में नहीं डरा रहा हूं, मेरी मेरी टिप को पूरी तरह से सुनना पड़ेगा। मेरी टिप ये है, ऑड टाइम्स पे, अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट, अकेले नहीं जाने देना है। जाने देने की नौबत आती है तो साथ में अडल्ट कंपनी होनी चाहिए, विश्वसनीय। यानी कि बच्चे को अपने आप से ये कह के, मम्मी देखो सामने मेरे दोस्त खड़े हैं, मैं वहां जा रहा हूं, और आपके दिमाग में ये आता है कि ऐसे कैसे जाने दूं, तो वो गलत नहीं आ रहा है। लेकिन आजकल बच्चे मम्मी पापा को ये कहते हैं, अरे मम्मी आप मेरे ऊपर इतने इंस्ट्रक्शन लगाते हैं, आप टॉयलेट में भी मेरे साथ आओगे क्या? तो माँ बाप थोड़ा सा घबरा लेते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन वो आपके मन का जो वहम होता है ना, वो वहम नहीं है, वो एक्चुअल में सही डर है। मेरा इतना ही कहना है कि स्थितियों को देख लीजिए। अगर आप इन 3 जगहों पे बच्चों को भेज रहे हैं, यानी कि इन तीनों जगहों पे बच्चे को अकेला और ऑड टाइम्स पे भेजने में दिक्कत आ सकती है। मम्मी आप मुझे उदयपुर की बस में बिठा दीजिए, मामा जी मुझे उदयपुर उतार लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन उदयपुर की बस 4 जगह रुकेगी, उसमें बैठने वाले किस आदमी की निगाह आपके बच्चे पे किस तरह से पड़ी हुई है, वो किस तरह से उस अकेले बच्चे का फ़ायदा उठाएगा, ना तो उस बच्चे को पता है ना आपको पता है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि इस चीज़ को देखिए। तीसरी टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हिंदुस्तानी परिवारों में, हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में फैमिली फंक्शंस होते रहते हैं और बच्चे और सारे परिवार इकट्ठा होता है। कई बार लोग शॉपिंग के लिए या किसी फंक्शन के लिए या किसी पूजा के लिए मंदिर में या बाजार में अगर गए हैं, तो बच्चे कई बार अकेले हो सकते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। तो मैं ये कहा करता हूँ कि बच्चों को शुरू से एक बात समझाइए कि उनको किसी के सामने अपने कपड़े चेंज नहीं करने चाहिए, और अगर कोई और उनके सामने कपड़े चेंज करना है तो उनको अनईजी फील होना चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चे भी कपड़े की दुकान पे अगर जाएंगे तो चेंजिंग रूम पूछते हैं, तो ये बहुत अच्छा कल्चर है। तो घर पे ये कल्चर क्यों नहीं होना चाहिए? इससे क्या होता है कि जब कोई विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति बच्चे को अननेसेसरली टच करेगा, कपड़े उतारने के लिए कहेगा कि बेटा चेंज कर लो मेरे सामने, और फिर वो प्राइवेट पार्ट टच करने की कोशिश करे या अपने प्राइवेट पार्ट दिखाने की कोशिश करे, तो बच्चे को बताइए कि ये नॉर्मल नहीं है और ये बच्चे का टेस्ट है। मैं समझता हूं कि वो आदमी एक तरह से बच्चे को टेस्ट कर रहा है कि ये बच्चा मेरे सामने कपड़े चेंज करने के लिए तैयार हो गया क्या, और मैं इसको अगर यहाँ वहाँ टच कर रहा हूँ तो इसके कोई दिमाग में रेजिस्टेंस आती है क्या? वो तभी आएगी ना जब आप और मैं उसको बताएंगे तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन फैमिलीज में त्योहारों के समय होने वाली कई अननेसेसरी घटनाओं को रोक सकता है। बच्चा तुरंत ये कह देगा, नहीं अंकल आंटी आप चेंज कर लीजिए, मैं बाद में कर लूंगा, तो वो समझ जाएंगे कि अच्छा बच्चा है। ये सिखाना कितना मुश्किल है माँ बाप के लिए। तो ये तीसरी बात मैंने बताई है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी के सामने कपड़े चेंज नहीं करें, कोई उनके सामने चेंज करे तो वो वहाँ से चले जाएं, और कितने भी कंफर्टेबल वो रिश्तेदार आपके लिए हों, लेकिन ये कुछ बेसिक बातें बच्चों को हमेशा से सिखानी है। नंबर 4, जो सबसे बड़ी बीमारी बन गई है, हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारे टैबलेट, हमारे पीसी, हमारे लैपटॉप्स, हमारे डिवाइसेस। कुछ लोग बच्चों को इनके थ्रू भी टच करते हैं। इनके थ्रू टच कैसे करेंगे? या तो पास बुला के दिखा देंगे, बेटा देखो मैं तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा, लो बेटा एक फ़ोटो देखो, लो ये जोक पढ़ लो। अरे बेटा मॉडर्न ज़माना है, सब चलता है। मॉडर्न ज़माना है लेकिन सब चलता नहीं है। हर उम्र के हिसाब से कुछ अप्रोप्रिएट होता है। एज अप्रोप्रिएट भी कोई वर्ड है कि ये चीज़ 12 साल तक का बच्चा देख सकता है और ये 18 साल से ऊपर का इंसान देख सकता है। लेकिन आदमी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होने की कोशिश करेगा कि बच्चे आजकल तो चलता है। तो ये क्या करना है कि एक तो वो बच्चे को बुला के डिवाइस दिखा रहा है, एक तुम मुझे अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर दे दो या खुद का मोबाइल नंबर दे दो, मैं तुम्हें कुछ भेजूंगा, तुम वो देख लेना, देखने के बाद डिलीट कर देना और मम्मी को कह देना कि मैडम ने ई क्लास का मटेरियल भेजा है। तो ये कोरोना के बाद घरों में मोबाइल की एक्सेस बढ़ी, वो हमारी मजबूरी थी उस समय। कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन हमारी मजबूरी थी और फायदे भी हैं, उसके फायदे भी हैं कि अननेसेसरली फिजिकल क्यों जाना है अगर कोई काम ऑनलाइन हो सकता है। लेकिन उसकी गार्ब में, उसकी जद में आके बच्चे को गलत मटेरियल दिखाना या भेजना और फिर उसको कहना कि डिलीट कर दो, ये बहुत सारी चीज़ों की तरफ गलती करा सकता है। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि बच्चे नई चीज़ों को सीखने के प्रति कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आप कुछ डाल रहे हैं, वो सीड डाल रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर उसे कोई चीज़ अपील कर गई तो देन वो चोरी रखना शुरू कर देगा और आपको बाद में बहुत बुरे सरप्राइज मिल सकते हैं। छुपाना शुरू कर सकता है। इसलिए बच्चों को अपने सामने अगर डिवाइस यूज़ करा सकें तो बेहतर है। और एक आप ये चाइल्ड लॉक कर दीजिए कुछ चीज़ों को, अननेसेसरी बच्चे व्हाट्सएप पे ना जाएं या यूट्यूब पे ना जाएं। आजकल पेरेंटल कंट्रोल है, ऐप लॉक हो जाती हैं सर्टेन, वो आप कर सकते हैं।
जो पांचवी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के सिनेरियो में इंपॉर्टेंट है और इसको गलत ना समझे, मैं ई शॉपिंग का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ई शॉपिंग का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ई शॉपिंग से जुड़े हुए एक रिस्क की तरफ मैं जरूर इशारा कर रहा हूँ, जो मेरी टिप नंबर 5 है। आज हर बड़ी ई शॉपिंग साइट ऑफर्स निकालती है और बहुत सारी निकालती है, फेस्टिवल सीजन के नाम से निकालती है, डिस्काउंट सीजन के नाम से निकालती है, और हम में से बड़े लोग भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पैसा बचाइए, ई शॉपिंग अच्छी बात है, ई शॉपिंग भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया का। लेकिन बच्चों को सिखाइए कि पार्सल्स को रिसीव कैसे करना है। हमारी फैमिलीज में आप देखेंगे, आप और मैं ऑर्डर करते हैं और हमारी फैमिली में छोटे बच्चे भी हैं, और आपको ध्यान होगा हर अच्छी शॉपिंग साइट, ई शॉपिंग साइट मॉर्निंग में मैसेज करती है कि आपका पैकेट आ जाएगा। जब आपको ये मैसेज मिल गया कि आज पैकेट आएगा और आप घर पे हो नहीं या आप घर से जाने वाले हो, क्या आप अपने घर वालों को ये मैसेज देके जाते हो कि एक पैकेट आएगा ले लेना? कुछ लोग कहेंगे हाँ हम तो करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। अब माँ बाप दोनों नहीं है, बच्चा घर पे अकेला है और पैकेट आ जाता है। अब आप कहेंगे कि हज़ारों बार ऐसा होता है, लेकिन फैमिली में बच्चों की परवरिश भी तो अलग अलग होती है, मामले भी तो अलग अलग होते हैं। एक बच्चा जो हर रोज़ घर पे अकेला पाया जाता है 3 बजे, क्योंकि मम्मी पापा दोनों नहीं हैं, और वो बच्चे को आपने समझाया नहीं है, तो वो बच्चा किसी डिलीवरी बॉय के साथ अगर फ्रेंडली हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिलीवरी बॉय क्रिमिनल होते हैं, प्लीज़ डोंट, मतलब इसको वहाँ तक मत लेके जाइएगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में विश्वास का हनन या विश्वास को भंग विश्वसनीय लोग ही तो करते हैं। आप कौन सा उम्मीद कर रहे होते हैं कि घर के रिश्तेदार ऐसा करेंगे? तो कौन कैसा निकलेगा के ऊपर है बात तो, और आपको नहीं पता कि आपका दुर्भाग्य उनमें से एक है क्या। हम में से हर एक को तो यही लगता है कि मेरे बच्चों के साथ कभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी लाखों बच्चों के साथ कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे को ये समझाइए कि कोई भी, चाहे डिलीवरी बॉय आए, चाहे कोई प्लम्बर आए या कोई भी इंसान आए, उसको रिसीव करने का एक तरीका है कि आप अपनी प्रेजेंस में बुलाएं तो बहुत अच्छा है। डिलीवरी का टाइम आप लिख सकते हो कि मैं डिलीवरी शाम को 7 से 9 के बीच में लेना चाहता हूँ, लेकिन आप भूल जाते हैं क्योंकि आपको आप तो लिख देते हैं कि मेरे एड्रेस, मतलब आप इसको नोट ही नहीं करते कि क्या मेरे घर में छोटे बच्चे अगर हर समय रहते हैं तो मैं डिलीवरी का समय मेरे समय के साथ मैच करा दूं कि 7 PM to 9 PM डिलीवर करें। और बड़ी अच्छी बात है कि इन इंस्ट्रक्शंस को मानते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं। फिर मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आपने घर में CCTV लगाया, आपने घर में एक बड़ा अच्छा जर्मन शेफर्ड रखा, लेकिन बच्चे ने सच्चाई बता दी कि जर्मन शेफर्ड की केवल फोटो लगाई है पापा ने, एक्चुअल में नहीं है, या CCTV नकली वाले लगे हुए हैं केवल डराने के लिए, कनेक्टेड नहीं है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि बच्चे को मजबूत करिए, बच्चे को ये टिप्स बताइए कि घर की सिक्योरिटी डिटेल शेयर नहीं करनी है। ये भी एजुकेशन देनी चाहिए। आप एक बात बताइए, आज किसी भी छोटे बच्चे को कोई बस में कंडक्टर ड्राइवर जो जिसमें वो स्कूल आते जाते हैं, या कोई भी एक ठीक सा व्यक्ति बुला के कहता है कि मुझे आपके पापा से काम है, मुझे आपकी मम्मी से काम है, मोबाइल नंबर दे दो। हम में से कितने लोगों ने ऐसी इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि हमारे नंबर आप ऐसे बांटते नहीं करोगे? मुझे नहीं लगता। तो ये बेसिक सेफ्टी सर्कल क्यों बिल्ट नहीं होता? क्योंकि परिवारों में इस तरह की बातें नहीं होती। तो हम इस बात पे बहुत जोर डालते हैं, बच्चों को कुछ कहानियाँ और एक्चुअल केस नाम बदल के सुनाते हैं कि देखो इस केस में कुछ बच्चों ने गलती की थी और उन्होंने कुछ अजनबियों के साथ अपनी मम्मी के नंबर शेयर किए, तो बाद में उन बच्चों को ब्लैकमेल करने के लिए कैसे कैसे कारण बने। तो आप अपने घर के मोबाइल नंबर, अपने घर के CCTV, अपने घर के डॉग और अपने घर में कौन किस समय नहीं रहता है की डिटेल्स शेयर ना करें। बच्चों को स्मार्ट बनाएं। अच्छे अच्छे कपड़े पहना के स्मार्ट नहीं होते बच्चे, अच्छी अच्छी बातें बता के स्मार्ट होते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली बड़े शहरों में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कि लोग एक दूसरे को भी नहीं जानते। और सिंगल फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, अपार्टमेंट्स हैं। हम लोग कहते हैं कि हम एक दूसरे की प्राइवेसी में दखल नहीं देंगे और आप हमारी प्राइवेसी में दखल मत दीजिए, तो उसको क्या पता कि प्राइवेसी में दखल तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो आदमी तो गलत है जो सामने है। तो ज़्यादा प्राइवेसी से दिक्कत ये होने लग जाती है कई बार। प्राइवेसी इज़ गुड, एवरीबडी शुड एंजॉय, लेकिन वो हमारे लिए खतरनाक हो जाए तो पहले अपने बच्चे को इतना सावधान बना लीजिए कि बच्चों ये पैकेट घर के बाहर से लिया जाएगा और किसी को अंदर बुला के घर दिखाने की जरूरत नहीं है और डिटेल शेयर नहीं करने हैं। ये 5वीं टिप में बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, डोर स्टेप पे डिलीवर आने वाले समय में जब इसकी घटनाएं बढ़ेंगी तब लोग कहेंगे कि हाँ अब कर लेते हैं। तो मैं तो पहले से ही सावधान कर रहा हूँ 3 साल से कि भैया ये मुझे एक नया ऐसा फील्ड दिख रहा है कि बेचारे वो लड़के बहुत अच्छे हैं। मैं किसी ई शॉपिंग कंपनी या डिलीवरी बॉयज़ के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये टिप अपनाने में क्या दिक्कत है कि उनके साथ अपने घर के सिक्योरिटी डिटेल शेयर नहीं करने। कोई नियम है क्या शेयर करने? बताइए मुझे। पैकेट आया है, प्रीपेड है,
तो बहुत अच्छी बात है, केवल लेना ही तो है, ओटीपी बताना ही तो है। ओटीपी लिख के जाइए अगर सुबह ही आ गया है तो। क्यों ओटीपी के लिए बच्चा फ़ोन लगा रहा है? जितनी देर में वो आपसे फ़ोन लगा रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा है, तब तक वो और एक्सपोज्ड है। तो ये सब चीज़ें करने में दिक्कत क्या है? बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि पैकेट नीचे गेट पे रिसीव होते हैं, तो एक सिक्योरिटी का रीज़न रह जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे जयपुर में भी कई अपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें डिलीवरी बॉय को अलाउड किया जाता है कि वो फ्लैट तक जा सके। एक्सेस तो आप दी जाती सोचिए है। कि ये कितना डिफरेंस है सिक्योरिटी में अपने आप में। उसको वहां तक एक्सेस क्योंकि गेट वाला जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता बिल्कुल। कि साहब सामान निकल गया हो तो कल को वो जाएगा। मुझे कहेंगे। तो हम सबको मिलके कुछ बेसिक एटिकेट्स बनाने पड़ेंगे, कुछ बेसिक प्रोटोकॉल बनाने पड़ेंगे। सारी चीज़ें पुलिस प्रशासन पे डालना ठीक नहीं है। पैकेट आपने मंगाया, सिक्योरिटी आपने नहीं भरती, बाद में आप गाली किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, बच्चे को पार्क में जाने के रूल सिखाना, बच्चे को पैकेट रिसीव करने के रूल सिखाना, बच्चे को इंटरनेट का यूज़ करने की सिखाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी है। तो मैं कुल मिला के इतनी बात कहना चाहता हूं कि सब तरह के सावधानी बरतने के बाद गड़बड़ हो, तब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं और अच्छा सिस्टम होना चाहिए था। वरना अगर सारे माँ बाप, सारी फैमिलीज ये कुछ बेसिक बातों को फॉलो करें तो कितने रास्ते बंद हो जाते हैं गलत चीज़ के आने के। अब मैं आता हूं जो हमारी लेटेस्ट छठी और 7वें नंबर की टिप है। छठे नंबर की टिप मैंने पिछले कुछ दिनों में नोट की, मुझे काफ़ी लोगों ने इस तरह का फीडबैक दिया और कुछ घटनाएं मैंने पढ़ी कि परिचित लोग किस प्रकार से घर की लड़कियों या कुछ लड़कों का शोषण करते हैं। देखिए, हर फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैं इनको 3 कैटेगरी में बांटा करता हूँ: रिस्की रिलेटिव, नॉटी नेबर, ओवर फ्रेंडली फैमिली फ्रेंड। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली के साथ अच्छी पहुँच है, हमारी फैमिली में वो आना जाना चलता है, और उनमें से कुछ लोगों के पास ठीक ठाक पैसा है, आपके मुकाबले हो सकता है थोड़ा बेटर हो, और उन लोगों को फैमिली में आने जाने के कारण ये बात पता होती है कि बच्चों को क्या मिलता है और कहाँ तक उनको नहीं मिलता है। वो उस गैप का फ़ायदा उठाते हैं। बेटे, वैसे तो मैं तुम्हारे अंकल जैसा हूँ, लेकिन तुम मुझे अपना दोस्त समझो। ये लाइन बहुत खतरनाक है कई बार। अगर आप एक 12 साल से 16 साल की लड़की को या एक छोटे लड़के को आप ये बात कह रहे हैं कि वैसे तो मैं तुम्हारा अंकल हूँ, लेकिन तुम हमारे दोस्त ऐसा समझो, अब आप कहेंगे कि ये बुरी बात है क्या? मेंटोरशिप भी तो कोई बात होती है, ये भी तो कोई बात होती है। मैंने अभी पूरी बात मेरी कंप्लीट नहीं की है। अब ये लोग बच्चे को ललचाने लगते हैं, बहलाने लगते हैं, फुसलाने लगते हैं कि सभी लोग आईफोन लिए घूम रहे हैं और तुम तो एंड्रॉयड पे हो। बहुत बड़ा ट्रैप है। उसके दिमाग में ये डाल दिया कि तुम्हारी जो एस्टीम है ना, तुम्हारे फ्रेंड्स के ग्रुप में, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे हॉस्टल में, ये बढ़ सकती है। तुम अपना बर्थडे घर पे मनाती हो और तुम्हारी सारी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट्स में मनाती हैं। मेरे एक दोस्त का रेस्टोरेंट है, मैं इस बार तुम्हारा बर्थडे वहाँ मनाऊंगा, तो मम्मी से बात कर लेना। बच्चे के दिमाग में आता है कि ये मेरा सबसे बड़ा वेल विशर है। तो मैं यहाँ पर बहुत बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को आपको पहचानना पड़ेगा, आपकी लिस्ट आप जानो। एक फाइन लाइन होती है, उसको समझने वाली बात। अनफॉर्चुनेटली बहुत समय बाद पता लग पाता है कि जिसको मैं मेरा फ्रेंड समझ रहा था वो क्या था, या मेरा जो रिलेटिव था वो ये वाला रिलेटिव तो ये निकला, और ये वाला। और फिर पता लगने के बाद बहुत सारा दुख होता है। और इंडियन फैमिली में अनफॉर्चुनेटली बच्चे को चुप कराते हैं बहुत बार कि इज्जत का सवाल है, पुलिस में कौन जाएगा, लोग हमारे बच्चे को भी ऐसा समझेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग ही नहीं होती, रिपोर्टिंग ही नहीं होती है। और फिर हम लोग, या फिर मैक्सिमम, अब आप हमारे बच्चे को दोबारा मत मिलिएगा। अब आपको लगता है कि ये काफ़ी सजा है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे घरों में तो ऐसा भी होता है, वो ताऊ जी, वो मामा जी, वो चाचा जी, वो काका जी आज भी आपकी आंखों के सामने हैं, और 10 साल पहले जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया, और आज आप जानते हो कि इन्होंने मुझे उस समय जो टच किया था वो ये वाला टच था। इससे ज़्यादा कुंठा क्या पैदा हो सकती है बच्चे के मन में? ये कुंठा भी है और ट्रॉमा भी है। ये लगातार चलने वाला ट्रॉमा है। क्या बनेगा वो जो बन सकता था, क्या वो बन सकता है? बहुत सारे लोगों की किस्मत अच्छी होती है, वो इन ट्रॉमास को कंट्रोल करके कुछ बन जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उस पोटेंशियल में ये डिस्टर्बेंस क्यों? किस अधिकार से, क्यों होनी चाहिए? तो ये वाली बात हम बच्चों को समझाते हैं छठे वाली, सम्मान के एक जगह है कि मैं हूं ना टाइप के जो लोग हैं, इनको आप मम्मी पापा को बताइए कि ये हमारे आजकल थोड़ा टच में आ रहे हैं, मुझे चीज़ें दिलवाने की बात कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है। नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है। नॉर्मली मैं स्कूल्स में जब बच्चों के बीच में होता हूँ तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपका सोशल मीडिया अकाउंट है किसी भी ऐप पे? बच्चे नॉर्मली कहते हैं नहीं है, क्योंकि स्कूल के अंदर बैठे होते हैं तो दे वांट टू लुक राइट। बट एक्चुअली हम सब जानते हैं कि बच्चों का एक ही नहीं बल्कि कई कई अकाउंट हो सकते हैं। गलत बर्थ ऑफ डेट डाल के वो अकाउंट बनते हैं, बेनाम बनते हैं, गलत नाम से बनते हैं, और बच्चे भी एंजॉय करते हैं, करना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पे है।
क्योंकि मम्मी पापा भी लगे पड़े हैं, घर वाले भी लगे पड़े हैं, तो वो भी लगे पड़े हैं, ट्रेंडिंग चीज़ों को देखना चाहते हैं। कई बच्चों के, कई फैमिलीज़ के बच्चों के तो 12 से 16 साल की एज में जिस प्रकार के वीडियो दिखते हैं या जिस तरह के उनके कपड़े दिखते हैं, मुझे देख के हैरानी होती है कि ये पूरा एआई का कमाल है या ये वाकई में हो रहा है आज की डेट में। बट वेरी डेंजरस, वेरी रिस्की, और मैं कहूँगा कि अराउजिंग है उस जनरेशन के लिए जिसका ऑलरेडी विकृति लेवल बढ़ चुका है। तो वो जब उन बच्चों को उस रूप में देखेंगे, डेफिनेटली हमारे अंदर भी एक क्वेश्चन तो होना चाहिए कि मेरा बच्चा सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाए, इन्फ्लुएंसर बन जाए। ठीक है, आप उसको इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते हैं तो बुरी बात नहीं है, आज इन्फ्लुएंसर्स का भी उतना ही सम्मान है। लेकिन उम्र, एज अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए, कैसे उसको गाइड करना है, उसके ऊपर आपकी निगाह है कि नहीं है, आपसे वेरीफाई करा के डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो फॉलो करने लायक नहीं है लेकिन बच्चों के आइडियल बन जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे जिनको बच्चे आज फॉलो करना चाहते हैं। आज बच्चों को हमारे देश के बहुत सारे पेट्रियट्स के नाम याद नहीं है, आर्मी के उन शहीदों के नाम याद नहीं है जिन्होंने हमें बचाया, लेकिन उनको इन्फ्लुएंसर्स के नाम याद है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, अब आप कहेंगे कि ये मेरी बड़ी ट्रेडिशनल सोच है, मैं कंजर्वेटिव सोच रहा हूँ। मैं कंजर्वेटिव नहीं सोच रहा हूँ। मैं यही बता रहा हूँ सर। एक अभी आपसे बात करते करते मेरे को दिमाग में एक शब्द आया, बड़ा ट्रेंडिंग में चला था। आप जैसे लोग या मेरे जैसे लोग या हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं या इस तरह की सिमिलर बात करने वाले कुछ लोग, उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे, इस धारणा को कैसे दूर करें? ये मोरल पुलिसिंग है या उनको बचाने का प्रयास है? मॉरल पुलिसिंग तब होती जब हम हमारे बच्चे को सोशल मीडिया से कट करने की कोशिश करते हैं कि मैं तुझे फ़ोन हाथ में नहीं लेने दूंगा या मेरे को दिखा तूने क्या क्या किया है। मॉरल पुलिसिंग का मतलब बच्चा कुछ भी हरकत कर रहा है या उसको कोई गलत काम के लिए फुसला रहा है और आप कुछ भी नहीं बोलें और आप कह रहे हैं कि या मैं मॉरल पुलिसिंग नहीं करता हूँ, आप पेरेंटिंग नहीं कर रहे हो। तो पेरेंटिंग और मॉरल पुलिसिंग में तो डिफरेंस रहेगा। मॉरल पुलिसिंग, अगर मेरा बच्चा है और उसे दुनिया के सारे एटिकेट सिखाने हैं, आप मुझे गारंटी दे दीजिए ना कि सोशल मीडिया पे उसके साथ कोई भद्दी हरकत नहीं होगी। नहीं करता मैं मॉरल पुलिसिंग। मैं आ जाऊंगा मेरी बेसिक पेरेंटिंग पे। एक बेसिक पेरेंट को मॉरल पुलिसिंग का इल्ज़ाम इसलिए फेस करना पड़ रहा है ना क्योंकि दुनिया में सोशल मीडिया को रोकने का तो कोई तरीका है नहीं। उसका इन्फ्लुएंस तो बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए। एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, बिजनेस है, आज बहुत सारे स्टार्टअप के बढ़ने में सोशल मीडिया का रोल है, सही है। लेकिन उसकी गार्ब में आप कोई भी चीज़ थोड़ी अलाउ करेंगे। और फिर 18 के बाद, अडल्ट होने के बाद वो अपने डिसीजन ले लेगा। मैं तो आपको कहाँ पे आगे रोक रहा हूँ, मैं तो टीनेजर पे निगाह रखने के लिए कह रहा हूँ ना। मुझे आपको दुर्भाग्य से एक बात कहनी पड़ रही है कि जब मैं पहले केवल किड्स के सेशन लेता था तो मुझे एक और सेशन शुरू करने पड़े, स्पर्श फॉर टीनेजर्स। स्पर्श फॉर टीनेजर, हाँ, ये मेरा जो है ये 8th क्लास से 12th क्लास के बच्चों के लिए चलता है और इसमें मैंने सोशल मीडिया, डिप्रेशन, थैंकफुलनेस यानी कि एटीट्यूड नहीं ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आदि टॉपिक्स पे लिया है। और उसमें हम गुड टच बैड टच की बातें थोड़ी सी बताने के बाद बेसिकली इन चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि आप लोगों में धीरे धीरे एटीट्यूड क्यों बढ़ रहा है, आप लोग थैंकफुल क्यों नहीं हो रहे हो सोसाइटी के प्रति, आप सोसाइटी से नाराज ही क्यों रहते हो, और इतनी छोटी सी फेलियर होने पे अचानक से आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी कैसे आती है। ये सारे टॉपिक लेके हमने 3 साल पहले स्पर्श फॉर टीनेजर शुरू किया क्योंकि हमें कई स्कूल ने ये फीडबैक दिया कि सर बच्चे जो मोबाइल लेके आते हैं और वो हमने कई बार जब्त किए, क्लास में कॉन्फिस्केट किए, उनके अंदर जो चैट हमने देखी सर, वो जिस तरह की चैट है उसको देख के डर लगता है कि आने वाले समय में ये लोग कैसे साबित हो सकते हैं। तो ये बात डराने वाली है, एक्सप्लोसिव है। लेकिन इसका तरीका ये नहीं है मैं टीनेजर को फ़ोन नहीं दूंगा, मैं सोशल मीडिया को बैन कर दूंगा। नहीं, कोई सोशल मीडिया बैन करने की ज़रूरत नहीं है या नई पीढ़ी को फ़ोन से महरूम करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जो माँ बाप बिना बच्चों की तरफ देखे लगातार स्क्रॉल कर रहे हैं, हाँ ना भी फ़ोन देखते देखते कर रहे हैं, टीवी चल रहा है और आप स्क्रॉलिंग ही करे जा रहे हैं, 2 चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रही है दुनिया, मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग में बिजी है, बेटा बेटी फ़ोन उठाए तो फिर दिक्कत होती है। तो कितने लोग बैठ के फ़ोन को एक तरफ रख के बात करते हैं, कितने ये कहते हैं कि मैंने ये बुक पढ़ी थी बेटा, इसमें चैप्टर नंबर ये में बड़ी अच्छी बात है। कितने दिन हो गए सुने हुए बातें, कहाँ ये बातें, कौन कर रहा है बातें कि चलो कहीं ये करके आते हैं। मतलब इवन लोग हिल स्टेशन पे या पर्यटन के लिए भी जाते हैं ना, तो सारे अपने अपने फ़ोन लेके बिजी होते हैं अपने अपने कमरों में। हमारे समय में इतने साधन नहीं होते थे कि सब लोग अपने अपने कमरे अफोर्ड करें,
तो फैमिली जाती भी थी तो एक ही कमरे में एडजस्ट करती थी, तो नहीं चाहते हुए भी हमारा वो हो जाता था। अब मैं फिर आप कहेंगे कि मॉरल पुलिसिंग कर रहा हूँ, मैं कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ कि वो चीज़ें क्यों अच्छी थी, क्योंकि आपके पास समय था। समय आज भी है। कई लोग मैंने सुना है सर कोरोना के बाद आपको लगता नहीं कि दिन बहुत तेजी से बीत रहे हैं, तो मैंने कहीं पे स्टडी किया कि वाकई में ये मुझे ही लगता है, उसको ही लगता है, सबको लगता है कि जब से कोरोना गया है हमारे जो समय है उसकी रफ्तार बढ़ी है, क्योंकि 5 साल हो गए कोरोना को गए हुए, लगता नहीं वो तो अभी था कोरोना। तो वो यही बात उसके अंदर थी कि जब आप लगातार सोशल मीडिया या फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, आप रील देखते रहते हैं, लगातार रील देखते रहते हैं, अपना मटेरियल डालते रहते हैं, फिर देखते हैं कि कितने लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, तो पूरे दिन में वो जो समय के बीच के गैप्स है वो सोशल मीडिया ले लेता है। तो यू फाइंड कि टाइम आपका बहुत तेज़ी से जा रहा है। मैं इसके ऊपर कोई मॉरल जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो मैं सुनता हूँ मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि हमने सोशल मीडिया को दिए जाने वाले समय को इतनी ज़्यादा अहमियत दी है कि हम बच्चों पे वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो केवल टीनेजर्स का कसूर नहीं है, थोड़ा सा हमारा भी है। और अगर आज वो ग्रेटिट्यूड में नहीं आके एटीट्यूड में है तो हमारी भी भूमिका है। तो सबको थोड़ा थोड़ा सुधार तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, सबको थोड़ा थोड़ा सुधार करना पड़ेगा और सुधार की शुरुआत खुद से होती है। 7 तरह की टिप्स सर ने बताई बैड टच से बचने की। बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा कंटेंट सर। मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन जैसे ये 7 टिप्स पूरी हुई वो क्वेश्चंस भी मेरे धीरे धीरे आंसर होते गए। तो ये तो बात की हमने गुड टच बैड टच जो आपका स्पर्श कैंपेन है। अब आइए बात करते हैं, क्योंकि नवरात्रि में हम माता की पूजा करते हैं, बेटियों की पूजा करते हैं, बेटियों को भोजन कराते हैं, बात करते हैं बेटियों को बचाने की। क्योंकि राजस्थान का जो सेक्स रेशो है, जिसको हम चाइल्ड सेक्स रेशो कहते हैं, 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या, 0 से 6 साल के लड़कों पे लड़कियों की संख्या गिनी जाती है, जिसको हम चाइल्ड सेक्स रेशो बोलते हैं। और उस रेशो से पता चलता है कि कौन से राज्यों में बेटियों की संख्या घट रही है। और लड़कियों की संख्या घटने का कारण नेचुरल होने से ज़्यादा आर्टिफिशियल या हमारा बनाया हुआ कारण है। और उसके पीछे सोनोग्राफी मशीन और बहुत सारी टेक्निक्स का भी रोल रहा कि लोगों ने बेटा होने के मोह में कि मुझे बेटा होना चाहिए, मुझे पोता चाहिए, उन्होंने बेटियों को लगातार अबॉर्ट किया। और अबॉर्ट करने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि गर्भ में क्या है। तो गर्भ धारण करने के बाद किसी भी निदान तकनीक से, किसी भी जांच तकनीक से ये पता लगाना कि गर्भ में किस लिंग का शिशु है और उसके मादा पाए जाने पर कि इसमें लड़की है, उसको अबॉर्ट करा देना, ये बेसिकली फीमेल फिटिसाइड है। और भारत ने 1994 में एक एक्ट लाया कि देश में आगे से इस टेक्निक का इस्तेमाल, पीसीपीएनडीटी एक्ट। पीसीपीएनडीटी एक्ट का मतलब यही है कि आप अपने गर्भ में अगर किसी शिशु को धारण किए हुए हैं तो आप उसका प्री नेटल, है ना, दोनों ही चीज़ें, प्री नेटल भी है, पीसीपीएनडीटी प्री कंसेप्चुअल भी है, यानी कि कंसेप्ट करने से पहले, क्योंकि आईवीएफ टेक्निक भी तो आ गई। तो प्री मतलब पीसी और पीएन दोनों ही में अगर आप किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके लिंग के शिशु का निर्धारण कर रहे हैं और अगर आपको पता लगने पे आप उसको अबॉर्ट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तो टेक्निक का इस्तेमाल इसके लिए नहीं किया जाएगा। तो टेक्निक के इस्तेमाल को कंट्रोल और रेगुलेट और प्रोहिबिट किया गया कुछ पर्पज से। जिस पोस्ट पे आप रहे उस समय, क्या आपने कुछ ऐसे प्रयास किए? कुछ मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल इस कानून को 20 साल तक हम लोग सोचते रहे कि हमें कैसे पता चलेगा। राजस्थान में हर साल 20 लाख औरतें प्रेग्नेंट होती हैं एक डाटा के अनुसार। 20 लाख औरतें 20 लाख घरों में अगर प्रेग्नेंट है। आप मुझे ये बताइए कि सरकार के पास कौन सी टेक्निक है ये पता लगाने की कि उन 20 लाख में से कितनी महिलाओं ने सोनोग्राफी सेंटर पे जाके अपनी सोनोग्राफी कराई है। और सोनोग्राफी केवल इसलिए नहीं कराई है कि मेरा बच्चा स्वस्थ है या नहीं, उन्होंने ये भी पता लगा लिया कि बच्चा कौन से लिंग का है। तो ये बड़ा मुश्किल था पता लगाना। अब पता लगा लिया है, अब वो अबॉर्ट हो गया है, तो कैसे पता चलेगा कि अब ये सीधा सीधा अबॉर्शन में चला गया बच्चा। तो इसको पता लगाने के लिए क्या टेक्निक लगाई जाए। तो राजस्थान ने बहुत अच्छे प्रयास किए। राजस्थान सरकार में उस समय बहुत सारे अधिकारियों ने, पूरी सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए। मैं कहूँगा कि 2010-11 से लेके और 17-18 के बीच में जो 7-8 साल के प्रयास हैं वो काफ़ी कमेंडेबल प्रयास हैं और भारत ने उनको सराहा। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, सोनोग्राफी मशीन के साथ एक्टिव ट्रैकर लगाया गया। एक्टिव ट्रैकर जी, ताकि कोई भी सोनोग्राफी हो तो उसकी एक वीडियो फिल्म स्टोर हो जाए। जियो लोकेशन भी ट्रेस इसमें बिल्कुल जीपीआरएस के साथ ही अटैच होती है और आप सोनोग्राफी मशीन को एक्टिव ट्रैकर के बिना चला नहीं पाएंगे। तो इसका विरोध हुआ डॉक्टर्स के द्वारा और सोनोग्राफी सेंटर्स के द्वारा, लेकिन हाई कोर्ट से ये सरकार जीत गई और वो राजस्थान ही एकमात्र राज्य है जहां एक्टिव ट्रैकर सोनोग्राफी मशीन पर लगे हुए हैं। दूसरा,
अगर कोई प्रेग्नेंट औरत टेस्ट कराने आती है, उसका एक पूरा सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि कल को ये देखा जा सके कि कितनी प्रेग्नेंट औरतों ने जांच कराई और अबॉर्शन का रेट उस पर क्या है। डे टू डे ट्रैकिंग का मतलब इतना ही है कि अगर कोई लेडी आज किसी सोनोग्राफी सेंटर पे जाए, आपके पेट में दर्द है और आप गए, तो आप तो सिंपल जाके टेस्ट करा लेंगे, आपका बिल कट जाएगा, आपका डायग्नोज हो जाएगा। लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत के मामले में पहले एक फॉर्म भराया जाएगा, वो फॉर्म ऑनलाइन एक सिस्टम पे डाला जाएगा, फिर ये सारी प्रक्रिया होगी। यानी सरकार को ये बताना पड़ेगा कि कोई प्रेग्नेंट औरत आई और आपने उसकी सोनोग्राफी की और उस डाटा की मॉनिटरिंग की जाए। ये मॉनिटरिंग राजस्थान ने बहुत बेहतरीन तरीके से की, तो इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट आया। तीसरा मैं आपको बताऊंगा डिकॉय ऑपरेशन। हम लोगों ने डिकॉय, जिसको स्टिंग ऑपरेशन आम लैंग्वेज में बोलते हैं, उसके लिए एक सिस्टम बनाया कि अगर कोई हमें ये इन्फॉर्मेशन देगा कि राजस्थान में कहाँ पर कोई डॉक्टर या कोई दलाल या कोई इवन वैद्य या कोई कंपाउंडर या इवन नॉन मेडिकल के लोग, ज़्यादातर तो नॉन मेडिकल के लोग पाए जाते थे, जिनका कोई लेना देना भी नहीं है मेडिकल की फील्ड से, उन्होंने मशीनें लिया है, वो सीख ली उन्होंने, और वो एक सोनोग्राफी के 10,000 से शुरू करके और 1 लाख तक रेट चला गया था हमारे देखते देखते। एक टेस्ट का रेट 1 लाख रुपए तक चला गया था। 2014-15 में जो 10,000 का रेट था, वो 18 के बीतते बीतते 1 लाख तक भी गया है, क्योंकि हम डिकोए को यही कह के भेजते थे, आप बोलो कि हमें कराना है। तो वो प्रेग्नेंट औरत का इंतजाम करते थे हम लोग, उसके साथ एक सहायिका भेजते थे। फिर हमने एक स्कीम निकाली, सूचना देने वाले को 1 लाख, जो औरत हमारा इसमें सहयोग देगी उसको 1 लाख, और जो औरत उसके साथ सहायता के लिए जाके हमें इशारा करेगी उसको 50,000। तो 2.5 लाख रुपए की जो स्कीम ये 16-17 में बनी, आज उसमें बढ़ के 3 लाख रुपए कर दिए हैं सरकार ने। हम लोगों ने 110 स्टिंग ऑपरेशन किए और 110 स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा 350 से ज़्यादा डॉक्टर, दलाल और तरह तरह के लोगों को जेल में भेजा। 350 जी। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा, राजस्थान सरकार ने पीसीबी एनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया, पीबीआई, जो कि एक अंडरग्राउंड पुलिस फोर्स थी, जिसका यूज़ करके ऐसे सेंटर्स पे छापा मारा जाता था, अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट बनाए जाते थे। कोर्ट में केस लगाने पर हमारे केस इसलिए फेल हो जाते थे क्योंकि उसमें पुलिस रिलेटेड जो एक जानकारी होनी चाहिए वो डॉक्टर्स के पास, विचारों के पास होनी स्वाभाविक नहीं थी। तो पुलिस अधिकारी जो कर सकता था वो मेडिकल ऑफिसर नहीं कर सकते थे, जबकि इस एक्ट में उम्मीद ये की जा रही थी कि मेडिकल ऑफिसर की नॉलेज एक फोरेंसिक लेवल की होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके मेडिकल, पुलिस, प्रशासन और लॉ अधिकारियों को एक इन्वेस्टिगेशन विंग में इकट्ठा किया गया। 16, 17, 18 में इस इन्वेस्टिगेशन विंग के जरिए शानदार काम होने से बहुत अच्छा काम हुआ, और मुझे बताया गया है कि 19 से 25 के मध्य भी उस पीबीआई में लगातार काम हो रहा है। राजस्थान में लगातार प्रयास हो रहे हैं, और अभी भी कुछ दिन पहले भी मैंने देखा कि एक डिकॉय ऑपरेशन किया गया है। तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं कि राजस्थान में बेटियों को बचाने का जो कमिटमेंट है वो केवल हमारे समय तक ही सीमित नहीं था, वो लगातार चल रहा है, उसके पीछे प्रयास लगातार जारी हैं। और जब 2026-27 में हमारी जनगणना होगी, आपको पता ही है कि अब 2021 की जनगणना के लिए 26-27 को चुना गया है, तो मेरा विश्वास है कि जब 2027 में डाटा रिलीज होंगे तो राजस्थान उन राज्यों में हो सकता है जहां 2011 के मुकाबले सेक्स रेशो बड़ा होगा। बहुत सुंदर आपने एक कल्पना की है, एक जिसको कहते हैं सभ्य समाज बनाने की कोशिश। निश्चित रूप से प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के पास वो ताकत भी होती है, वो जज्बा भी होता है और वो दिमाग भी होता है कि कैसे इस समाज को सभ्य बनाया जाए। सरकार चलाना या प्रशासन चलाना कोई आंकड़ेबाजी का ही खेल नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि एक अगर अधिकारी संवेदनशील है तो सामाजिक परिवर्तन भी वो अधिकारी ला सकते हैं, उनकी टीम ला सकती है। सर, काफ़ी बातें आपसे इन दोनों बिंदुओं पे हुई, निश्चित रूप से सभी लाभान्वित होंगे, सभी बेनिफिशियल होंगे। अब तीसरी बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ यूथ की। अभी आजकल परीक्षाओं का सीजन चल रहा है पूरे राज्य में या पूरे देश में भी, कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप बहुत मेहनत करके, जैसे आपने बताया कि मेरी अंडर 30 रैंक थी आईएएस जब आप बने थे, ऐसी क्या चीज़ें आपने की और ऐसी क्या 2-3 चीज़ें हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में की प्रिपरेशन करने वाले यूथ हैं, आप उनको बताना चाहेंगे कि वो अपनी प्रिपरेशन को फाइन ट्यून कर सकें? देखिए, मैं जब भी यूथ के बीच में मोटिवेशनल लेक्चर के लिए जाता हूँ तो स्कूल के लेवल पे तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और स्कूल के बच्चों को ये बताता हूँ कि तुम तो एक ऐसी स्टेज में हो जहाँ तुम्हारे सामने पूरा अवसर अवेलेबल है और तुम कहीं भी पहुँच सकते हो। यहाँ से डॉक्टर बनना चाहो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बनना चाहो इंजीनियर बन जाओ, CA CS, IAS RAS कुछ भी बन जाओ, क्योंकि आपके पास अभी पूरा समय है। लेकिन स्कूलिंग ईमानदारी से करनी है, पास बुक के जरिए शॉर्टकट से नहीं करनी है। पास बुक जो होती है वो हमें एक ऐसा नशा चढ़ा देती है
जिस प्रकार से नशा इंसान को खा जाता है, पासबुक एक ऐसी दीमक है जो इंसान के इंटेलिजेंस लेवल को चट कर जाती है। अगर आप किसी बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे जीवन में एक चीज़ से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए, वो है शॉर्टकट, और पासबुक शॉर्टकट का दूसरा नाम है। तो राजस्थान में पासबुक्स बहुत ज़्यादा रिवाज में हैं, जबकि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा बाकायदा इसके सर्कुलर निकाले हुए हैं, और मुझे विश्वास है कि वो और अच्छे से लागू होगा। दूसरा, अगर आप कॉलेज में आ चुके हैं तो डेफिनेटली आपके पास कुछ रास्ते अब बंद हो गए। अब आप बीकॉम में हैं तो आप इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जा सकते, आप बीए में हैं तो आप अब सीए की तरफ कम जाएंगे, क्योंकि बीए का सीए से कनेक्शन नहीं बैठेगा। अगर आप कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, मान लीजिए, मैं बहुत सारे फर्स्ट ईयर के फ्रेशर्स पार्टी में गया इस साल में, क्योंकि मुझे कहा गया कि आप बच्चों को कुछ कहिए, तो मैं फ्रेशर्स को एक ही बात कहता हूँ कि अब आप स्कूल में नहीं हैं। अब पहले जब आप स्कूल में होते हो तो पूरे घर वाले, मैं तो कह रहा हूँ कि आसपास के लोग भी पता होता है ये बच्चा स्कूल में है, लेकिन जैसे ही दुनिया कॉलेज में आती है, इवन पेरेंट्स भी, घर वाले भी अब उसको अपने हाल पे छोड़ना शुरू कर देते हैं, और बच्चे को लगता है, उसके दिमाग में वही हमारा बॉलीवुड वाला कॉलेज रहता है, और उसको लगता है कि अब मैं एक आज़ाद पंछी हो गया हूँ। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि नहीं, +2 करना कोई अचीवमेंट नहीं है, अभी आपके रियल स्ट्रगल के दिन हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, एलएलबी, आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके क्लास में, स्कूल में, जो भी बिजनेस स्कूल में आप जा रहे हैं, जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पर पढ़ाई कुछ घंटों की होती हो और बाकी समय आप नहीं होती हो। तो आपको ये नहीं देखना है कि मैं केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए, डिग्री लेने के लिए पढ़ रहा हूँ। उसको ये मान के चलना है कि मैं उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दुनिया है या प्रोफेशनल एग्ज़ाम की दुनिया है, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। तो कॉलेज के वो 3 साल मैंने देखा है कि बच्चे बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट आप देखिए, मई जून से लेके जुलाई अगस्त तक तो कॉलेज खुलते हैं, अगस्त से लेके जनवरी तक बच्चे कॉलेज में आते जाते हैं। कुछ कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, कुछ में बिल्कुल नहीं होती है। जनवरी फरवरी में 1 वीक सीरीज़ और 1 डे सीरीज़ निकाल देते हैं हमारे कुछ महान लोग, और वो 1 डे सीरीज़ और 1 वीक सीरीज़ पढ़ के बच्चों को लगता है कि हमने अपना पूरा साल वैसे ही ख़राब किया। 5, 6, 10 क्वेश्चन उनको पढ़ाए जाते हैं। अब आप एक बात बताइए, अचानक से कोई 5-10 क्वेश्चन रटेगा, उसका बेस क्या बना? वो हिंदुस्तान के लिए क्या करने लायक है? वो क्या कर लेगा हमारे देश के लिए? तो भारत को तो ऐसे बच्चों की ज़रूरत है ना, जो नॉलेज को जानते हैं। अगर नॉलेज का वेब नहीं बना और केवल रट्टाफिकेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन जुटा ली यहाँ वहाँ से, तो जो मैं बच्चों को सलाह देना चाहता हूँ, नंबर 1 स्कूलिंग अच्छी करिए, नंबर 2 स्कूलिंग का क्रॉस कर चुके हो तो कॉलेजिंग अच्छी करिए। और कॉलेज में कौन कितना पढ़ा रहा है, ऐसा बहुत सारे कॉलेज होते हैं, कुछ कम पढ़ाते हैं, लेकिन आपको तो उस किताब को फॉलो करना है। और आजकल भगवान की दया से यूट्यूब पे, हमारी टेक्नोलॉजी की मेहरबानी से, हमारे ऐप्स की मेहरबानी से बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। अच्छा मटेरियल देखिए, इतनी सारी फालतू रील देखते हैं तो सिलेबस की रील देखने में कहाँ कुछ बिगड़ रहा है। तो कॉलेजिंग अच्छी करिए। जिसने अपनी स्कूलिंग कॉलेजिंग बहुत अच्छी कर ली, उसके लिए कोचिंग केवल अब इतनी ही जरूरत मांगती है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, 100, 200, 500, 1000 लोगों के मुकाबले में मेरी पोजीशन क्या है, मैं वहाँ खड़ा होना चाहता हूँ। तो कोचिंग से एक आइडिया मिल सकता है, लेकिन कोचिंग से स्कूल कॉलेज में की हुई गलतियां माफ हो जाएं, मैंने ऐसा नहीं देखा। ये किसी की गलतफहमी हो सकती है, ये लोगों की गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि आपको पहले ही दिन ये बोल दिया जाएगा, आप जाइए किसी आरएएस और आईएएस की परीक्षा के इंस्टीट्यूट में, पहले दिन आपको कहा जाएगा 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ के आइए। तो आपको लगेगा कि जो किताब अवॉइड करके मैं पासबुक पढ़ता था, ये तो वापिस वहीं पे आ गया, और 1 लाख रुपए देके ये बात पता लग रही है, और वो भी 500 लोगों के साथ कंधे घिसा के बैठना है। पहले तो 40 की क्लास में बैठना था। तो ये बात आपको रियलाइज होती है जब आप हो चुके हैं अब करीबन 21-22 के। तो 11-12 साल में ही अगर आदमी डिसिप्लिन फॉलो करेगा, तो 11-12 से 22 साल के बीच की अवधि को बढ़िया कर दीजिए, तो आपको दिखेगा कि 2 साल की कोचिंग से आप पार हो जाएंगे। जो लोग 21-22 साल की एज में आईएएस या आरएएस या जजेस बन रहे हैं, आजकल तो 23-24 में आपने देखा होगा आरजीएस क्लियर करके बहुत सारे लोग 25 की एज तक तो जज बन गए। ये सारा कमाल इसीलिए हो रहा है क्योंकि स्कूलिंग कॉलेजिंग पे जोर दिया गया, टू द पॉइंट कोचिंग ली गई और काम हो गया। कोचिंग किसी व्यक्ति की स्कूलिंग कॉलेजिंग को निभा सके, आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जो आपकी पोटेंशियल है। तो आप अपनी पोटेंशियल को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अगर आप पासबुक या कोई शॉर्टकट से चल रहे हैं। मैं आपसे आज इतनी बात कहना चाहूँगा कि कृपया करके अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, शॉर्टकट मत अपनाइए। शॉर्टकट आपको कहीं नहीं लेके जाने वाले हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक सिंपल बात सोच के देखिए आज मेरे कहने से। सपोज आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है कॉलेज के, ठीक है, और आपकी एज मान लीजिए 17 ईयर है, 18 ईयर है। 6 साल में आपको अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एग्जाम की तैयारी करनी है। मान लीजिए मिशन 6 ईयर है आपका, आप तब तक 24 साल के हो जाएंगे, 23-24 साल के हो जाएंगे।
अब मेरा एक सवाल है, आपकी उम्र अभी तो 50-60 साल और बची हुई होगी। अगर 6 साल मेहनत करने से अगले 50-60 साल के लिए मेरे नाम के साथ कुछ अच्छा लग सकता है, तो मुझे 6 साल तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए? और अगर मैंने इन 6 साल में आराम किया, मज़े किए, सो कोल्ड ऐश की या आनंद उठाया, तो वो 50-60 साल फिर वो आनंद आप किसके बेस पे उठाएंगे? क्योंकि दुनिया आपको अपने तरीके से भेज देगी फील्ड में कि भैया अब आप जानो, आपका काम जाने। घर वाले भी सपोर्ट एक लेवल तक करेंगे। और मैंने तो ऐसे बहुत सारे परिवार देखे हैं कि पीछे बहुत सारी ज़मीन और जायदाद और फैक्ट्रियाँ और पैसा मिला और आगे वो लोग उसको निभा नहीं पाए। एक ही फैमिली में 2 भाई होते हैं, एक भाई बहुत ऊपर चला जाता है, एक भाई ऊपर नहीं जा पाता है। तो इसीलिए अपना टैलेंट ही अपने काम आता है फाइनली। तो कृपया करके अगले 6, 7, 8 साल अपनी लाइफ के अच्छे से करिए, तो फिर आपको अगले 50-60 साल परवाह नहीं करनी पड़ेगी। और जो चीज़ आपके नाम के साथ लगेगी वो आपके माँ बाप के नाम के साथ भी लगेगी और आपके बच्चों के नाम के साथ भी लगेगी, ये बिल्कुल मत भूलिए। वर्ष 2000 में आप आईएएस अधिकारी बने और उसके बाद टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फ्लो देश में देखने को मिला। फ्यूचर में आईएएस अधिकारी कैसे होंगे और उनको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ेगा जब एआई आ गई है? आईएएस ऑफिसर्स को समस्याओं से हमेशा जूझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जॉब समस्याओं से जूझने के लिए ही बनाई गई है कि आपको एक जो लेजिस्लेशन की इच्छा है, उस लेजिस्लेटिव की इच्छा को पूरा करने के लिए उसको एग्जीक्यूट करना है। तो पहले अगर समस्याएं ये थी कि साधन कम हैं, आज जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, चाहे वो आईआईटी बैकग्राउंड के नहीं हो, चाहे उन्होंने कंप्यूटर को पढ़ा भी नहीं हो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पहली बार कंप्यूटर एकेडमी में देखा था। 2001 में जब हम ट्रेनिंग में गए, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कंप्यूटर को या तो 2-3 साल से देखा था या कई लोगों ने पहली बार देखा था, और आज 20-25 साल बाद आईटी के क्षेत्र में उनको अवार्ड मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पारंगित किया, उन्होंने सीखा। तो आने वाले समय में एआई, एमएल, ब्लॉकचेन और आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी, इनको समझना पड़ेगा, प्रशासन में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम आने वाले समय में इतना सारा डाटा अगर ठीक से एनालिसिस नहीं कर पाए तो डाटा एनालिटिक्स कोई फैंसी वर्ड नहीं रहेगा, बिग डाटा एनालिसिस, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एआई, एमएल, ये सब चीज़ें सीखेंगे। और मुझे लगता है कि आईएएस ऑफिसर्स के अंदर ये होती है कि वो अपने आने वाली चुनौतियों में टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करेगा, वो उसको देख सकता है। तो आने वाले समय में वो अफसर सारे कामयाब होने वाले हैं। और संवेदनशीलता की ज़रूरत तो आईसीएस के ज़माने में भी थी, पुराने ज़माने में भी थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि संवेदनशीलता तो मूल चीज़ है। फिर टेक्नोलॉजी को आप उससे कैसे जोड़ के निकालेंगे। आज मेरा पूरा प्रोग्राम डॉटर ऑफ प्रीशियस था पहले, आज स्पर्श है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं इतने सारे लोगों से जुड़ ही नहीं सकता था। आज आपकी बात भी तो सोशल मीडिया के थ्रू जाएगी ना, जो आप मेरी बात पहुंचाएंगे, कुछ लोग हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ है, इंटरनेट का पॉजिटिव यूज़ है। फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे आपके सोसाइटी के लिए? देखिए, मेरे फ्यूचर प्लान तो सरकार की इच्छा पे डिपेंड करते हैं कि सरकार मेरा इस्तेमाल कौन से विभाग में करना चाहेगी। तो मेरा वर्किंग क्या रहेगा वो तो सरकार के निर्णयों पे आधारित है। सरकार मुझे जहाँ भी इस्तेमाल करने के लिए 24 साल में किया है। क्योंकि मैंने आपको देखा कि बहुत सारे आपको डिपार्टमेंट ऐसे मिले, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, जो सोसाइटी से डायरेक्ट जुड़े हो, उस कंटेक्स्ट में पूछ नहीं, डेफिनेटली सरकार का हर विभाग सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोई वर्क्स डिपार्टमेंट भी क्यों ना हो, जुड़े वो सरकार के हर विभाग लोगों से ही हैं। मैं यहाँ पे कहना ये चाहूँगा कि अगर मुझे कभी मौका मिलता है मेरे पर्सनल लेवल पे, तो मुझे लगता है कि एक इशू थोड़ा सा मैं और देखता हूँ, जिसको कभी ना कभी समय मिलने पे लेंगे। हालांकि स्पर्श को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि स्पर्श में टीनेजर इशू जुड़ने के बाद साइबर मीडिया, साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया की जो समस्याएं हैं, या बच्चों में जो डिप्रेशन आ रहा है फेलियर की वजह से, ये इशू को और अच्छे से किया जा सकता है। तो यूथ और टीनेजर के आसपास काम करने की आवश्यकता रहेगी। तो स्पर्श का ही 2.0, 3.0, 4.0 निकलेगा, विस्तार होगा। और वरना कभी ना कभी कोशिश ये रहेगी कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण, मैं कई बार देखता हूँ अखबार में बड़ी मार्मिक खबरें आती हैं, पूरा परिवार तबाह हो जाता है, पहले दिन कुछ होता है, अगले दिन कुछ हो जाता है। तो शायद हमें हमारे देश में रोड सेफ्टी पे भी काम करना चाहिए, और इसमें आम जनता को कैसे इन्वॉल्व करके हम सरकार की मदद कर सकते हैं, इस पे काम करने का मन रहेगा अगर कभी समय मिला। नहीं तो हम यूथ और टीनेजर्स वाले जो हमारा ये जॉनर है, इसी को डेवलप करने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। तो आपकी फ्यूचर की बातें भी हमने सुनी, फ्यूचर में आप कैसे काम करेंगे, और स्पर्श के कई वर्जन निश्चित रूप से हमें देखने को मिलेंगे। सर का जो विजन है उसमें एक बशीर बद्र का जो एक शेर है वो बड़ा कंटेम्प्ररी या सेट होता है कि घर से दूर है मस्जिद तो चली यूँ करिए,
घर से दूर है मस्जिद तो चलिए यूं करिए आओ, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। किसी कन्या को बचाना, किसी बच्चे को एब्यूज से बचाना, उन बच्चों को हंसाने के बराबर ही है जो काम आप कर रहे हैं। तो एक सभ्य सोसाइटी हम कैसे बनाएं, सभ्य सोसाइटी के माध्यम से विकसित भारत कैसे बनेगा, प्रशासन टेक्नोलॉजी ड्रिवन कैसे होगा और उस टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रशासन का हमारे समाज को लाभ कैसे मिलेगा, ये सारी बातें आज हमारे राजस्थान के एक सीनियर आईएएस अधिकारी श्री नवीन जैन ने हमसे शेयर करी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, और एक कोई लास्ट कमेंट आप हमारे व्यूअर से कहना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम में से हर आदमी की इच्छा है कि अपने लाइफ टाइम में भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखे, विकसित भारत बनते हुए देखे। लेकिन ये विकसित भारत अगर बनाना है तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, छल प्रपंच से बिल्कुल नहीं बनने वाला है। आज हर कोई शॉर्टकट के चक्कर में है। वो शॉर्टकट जो पासबुक से शुरू हुआ वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गलत तरीक़ों तक आया। थैंक गॉड कि आज राजस्थान में उस दिशा में अच्छा काम हो रहा है। लेकिन यूथ अपना दिमाग गलत तरीक़ों की तरफ ले जाने की बजाय उतनी ही एनर्जी अगर किताबों में लगाएगा तो कम एनर्जी से ज़्यादा सफलता मिल सकती है। बहुत दुख होता है ये देख के कि हमने हर अच्छी योजना, हर अच्छे काम में कहीं ना कहीं लूप होल्स बना लिए और फिर उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि आखिर में ये हमारा देश है और इसको ऊपर लेने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो इसको लेने की जिम्मेदारी हम सबकी है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। तो दोस्तों ये था द डिटॉक्स शो पावर्ड बाय कुदरत स्टूडियो, जहां हम करते हैं इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट। आज हमने बच्चों को की मानसिकता को छुआ, बच्चों को हंसाने की कोशिश की, इस समाज को बचाने की कोशिश की पॉडकास्ट के माध्यम से। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर देखते रहिए। विदा दीजिए अपने दोस्त और होस्ट दिनकर शर्मा को द डिटॉक्स शो पर पावर्ड बाय कुदरत स्टूडियो। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।